हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। गाइस आज हम दोबारा बात करने वाले हैं अपनी एचआरएम जो सीरीज चल रही थी उसकी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आज हमने 3 यूनिट फिनिश कर दी है। अगर आपने तीनों यूनिट नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, ठीक है। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको इनकम टैक्स और आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। ये आपके बीकॉम के प्रोग्राम ऑनर्स रेगुलर सोल आप जिससे भी कर रहे हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। शुरू करें। गाइस पहला टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कि जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं। गाइस देखिए, आपसे मैं बोलूं कि आपको एक काम करना है दुकान पे। मेरी एक दुकान है परचूनी की, मैं आपसे बोल रहा हूँ हमारी दुकान पे काम कर लो। आप सबसे पहला सवाल क्या उठाओगे? क्या उठाओगे? सबसे पहला सवाल आप उठाओगे, सर आप सैलरी कितनी दोगे? क्या आप मुझे तनख्वाह कितनी दोगे? क्योंकि अगर आप काम करोगे उसके बदले में आपको सैलरी तो देनी पड़ेगी और चाहिए भी, है ना। तो वो कितनी दोगे, सबसे पहले हर व्यक्ति का क्वेश्चन यही होता है। तो गाइस, आप जो सैलरी आपको दी जाएगी वो आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी शक्ल सूरत की, आप कितने सुंदर हो, कितने स्मार्ट हो, इस पे देख के नहीं दी जाती। सैलरी दी जाती है पोस्ट को देखे कि आपको काम क्या करना है। आपको मैं दुकान में सफाई करने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं हेल्पिंग के लिए रख रहा हूँ या आपको अकाउंटिंग के लिए रख रहा हूँ, है ना। किस काम के लिए मैं आपको रख रहा हूँ, सैलरी उस पर डिपेंड करती है कि वो काम कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत हार्ड काम है ना। उस काम को देख के आपकी सैलरी डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको सफाई के लिए रख रहा हूँ तो सफाई का क्या है, सफाई सुबह कर दी और बीच में दोपहर में शाम को कर दी, तो मैं बताया कि काम थोड़ा सा वैसा है, ठीक है ना, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं भी आओगे तो कोई भी और भी कर सकता है। तो उसके लिए सैलरी आपकी 5,000 से 10,000 के बीच में रख दी है। लेकिन अगर मैं आपको पोस्ट रख दे रहा हूँ अकाउंटिंग की कि आपको मेरे पूरे दुकान की अकाउंटिंग करनी है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 10,000 मिलेंगे, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। आपको भाई इतनी बड़ी दुकान है, आपकी अकाउंटिंग करनी है, छोटा मोटा काम थोड़ी है, 10,000 क्यों? तो आप 20, 25, 30 इसके बीच में आपको देनी पड़ी और देनी चाहिए भी, क्योंकि काम डिफिकल्ट भी है और काम इंपॉर्टेंट भी है, गलती के चांसेस नहीं है ना। तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी जॉब के ऊपर बेस्ड होती है। तो उसी को हम बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन, कि हर जॉब को कितनी सैलरी के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है ना। कि अगर मेरी दुकान में 5 पोस्ट खाली है तो उन 5 पोस्ट की सैलरी कितनी कितनी होनी चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। इसी चैप्टर के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि कैसे जॉब इवैल्यूएशन होता है, हम कैसे जानते हैं, कैसे हम तय करते हैं सैलरी। तो आज आपको मालूम चल जाएगा कि किसी पोस्ट की सैलरी किन किन तरीकों से तय होती है, ठीक है। शुरू करें। देखिए, जॉब इवैल्यूएशन इज एन orderly and systematic technique of determining the relative worth of the various job within the organization so as to develop the equitable wages and salary structure। कि भाई जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक ऐसी टेक्निक है जो वेरियस जॉब की रिलेटिव वर्थ, कितनी कीमती है, कितनी कीमत होनी चाहिए उन जॉब की, ये पता लगाने में हमारी हेल्प करती है, जिससे कि हम पहले फिक्स कर दें सैलरी और वेजेस, है ना। जॉब इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद जॉब नॉट पीपल। और जी हाँ, मैंने बताया था ना आपको कि सैलरी जो मिलेगी वो आपकी सकल सूरत को देख के नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी काम को देख के, काम कैसा है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है जॉब इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद जॉब नॉट पीपल। टू ऑफन साइटेड प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन। अच्छा, कंपनसेशन बोल लीजिए, सैलरी बोल लीजिए, रेमुनरेशन बोल लीजिए। यहाँ पे इनको पे करने के दो तरीके होते हैं। पहला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि जितना मैं आपका काम कराऊंगा उतनी ही आपको सैलरी दूंगा। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैं एक हॉस्पिटल गया, ठीक है। वहां मैंने देखा कि कुछ भैया होते हैं, उनका काम क्या होता है कि पेशेंट की फाइल को जहाँ फाइल बनती है ना, रजिस्ट्रेशन काउंटर, वहां से डॉक्टर के पास ले आना और फिर वहां से स्कैनिंग काउंटर पे ले आना, ठीक है। तो उनकी सैलरी क्या होती है? उनकी सैलरी डिपेंड होती है उनके काम पे। जितने दिन वो काम करेंगे उतने दिन की सैलरी उन्हें मिलेगी। उनने महीने में 25 दिन काम किया, 25 दिन की सैलरी मिलेगी। 22 दिन काम किया तो 22 दिन की सैलरी मिलेगी। संडे को भी करेंगे, संडे को भी मिलेगी। छुट्टी कर लेंगे तो कट जाएगी, है ना। तो इक्वल पे वो इक्वल वर्क, जितने दिन आप काम करोगे, जितना आप काम करोगे उतनी सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। मोर पे फॉर मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट काम के ज्यादा सैलरी। दिमाग लगाइए कि एक ऑफिस है, वहां पे दो लोग काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है सफाई का और एक काम कर रहा है बढ़िया अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग वाले को मैं दे रहा हूँ 10,000 रुपए और सफाई वाले को दे रहा हूँ मैं 28,000 रुपए। सुनने में अजीब लग रहा है ना, है ना। कि अकाउंटिंग का काम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, सफाई का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना इंपॉर्टेंट काम उसकी उतनी ज्यादा सैलरी होती है ना। इसलिए आप देखोगे सफाई वालों की कम, उससे ज्यादा किसी और की, उससे ज्यादा किसी और की, सबसे ज्यादा ऑफिस वर्कर की, है ना। ऐसे होती है। जॉब इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड
डिस्क्राइबिंग पोजीशन। जॉब इवोल्यूशन में हम एनालाइज करते हैं और पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं कि ये पोजीशन होगी होगी, ठीक है। ग्रुपिंग देम एंड डिटरमाइनिंग देयर रिलेटिव वैल्यू बाय कंपेयरिंग द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी एंड अदर रिक्वायरमेंट। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जॉब को डिवाइड करते हैं अलग अलग पोजीशन में, कि इस पोजीशन की जॉब एक तरफ रखो, सुपरवाइजर जितने भी हैं अलग रखो, ठीक है, वर्कर अलग रखो, मैनेजर अलग रखो, सारे मैनेजर की सैलरी सेम रहेगी, सारे सुपरवाइजर की सैलरी सेम रहेगी, है ना। हम पहले ग्रुपिंग कर देते हैं कि एक जैसे जॉब एक तरफ रखो। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब इवैल्यूएशन के, क्यों करते हैं हम, देखिए, टू डेवलप अ कंसिस्टेंट वेज पॉलिसी, जिससे कि हम पहले से ही वेज अपने, हम जब देंगे सैलरी देंगे वेज देंगे उससे पहले फिक्स कर लें। कोई हमारे पास काम कर रहा है, हम पहले बोलते हैं 10,000 रुपये मिलेंगे फिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू डिटरमाइन द इक्विटेबल वेज डिफरेंशियल बिटवीन द डिफरेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अलग अलग जॉब है, अगर हम पहले से उनकी सैलरी तय कर देंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी ना कि इसकी कितनी दे, इसे कितनी दे, इसे कितनी दे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग की पोस्ट है, आपने एक को 18,000 दे रहे हो, एक को 10,000 दे रहे हो, क्या ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा। अकाउंटिंग की अगर सेम पोस्ट है, सेम काम कर रहे हो, सैलरी भी सेम होनी चाहिए। टू स्टेबलाइज अ रैशनल बेसिस फॉर इंसेंटिव वेज स्ट्रक्चर एंड बोनस स्कीम। अगर सैलरी फिक्स होगी तो उस हिसाब से बोनस देना भी आसान रहेगी, कि हर किसी को क्या होता है दोस्तों, किसी की कंपनी में सैलरी जो होती है वो फिक्स होती है, किसी किसी में हर अगर सैलरी फिक्स होती है तो बोनस जो होता है वो सैलरी के हिसाब से मिलता है, कि सैलरी का 10%, सैलरी का 50% आपको बोनस मिलेगा। सैलरी फिक्स होगी तभी आप बोनस दे पाओगे। टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर पीरियोडिक रिव्यू एंड रिवीजन ऑफ वेज रेट्स। और अगर वेज रेट्स, अगर हमारा वेजेस पहले से तय होगा तो उसमें इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना हमें पता होगा, कि पता एक बंदे को हम 10,000 दे रहे हैं, अगर हमें इंक्रीज करना पता होगा ना कि 10 से कितना इंक्रीज करें, है ना, 10 से कितना घटा सकते हैं। टू मिनिमाइज द वेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, कास्ट, रीजन, रिलीजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इससे हम जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है, जितने भेदभाव है, हमें कम कर सकते हैं। अगर हम पहले सैलरी फिक्स कर देंगे कि भाई हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी की सैलरी 10,000 है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी हो, सैलरी फिक्स है। टू इनेबल द मैनेजमेंट टू गॉज एंड कंट्रोल द पे रोल कॉस्ट। और इससे क्या होता है, मैनेजमेंट फाइंड कर सकता है कि कितनी कॉस्ट हो रही है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। अब जॉब इवैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है, ऑल जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी इवैल्यूएटेड यूजिंग एन एग्रीड जॉब इवैल्यूएशन स्कीम। अब कहते हैं कि स्कीम होती है, उसके तहत ही सारे जॉब का इवैल्यूएशन होता है। जॉब इवैल्यूएटर्स विल गेन अ थ्रू थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ जॉब। अब भाई जो बंदे इस सैलरी को फिक्स करेंगे, इस सैलरी का डिटर्मिनेशन करेंगे, उन्हें नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। अब पता चले उन्हें खुद को नॉलेज है नहीं कि अकाउंटिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, तो वो कैसे डिफाइन कर सकता है कि कितनी सैलरी देनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बंदे को रखा जाता है जिसे उस काम की पूरी नॉलेज हो। जॉब इवैल्यूएशन इज कंसर्न विद जॉब, मैंने आपको बताया था पॉइंट, तो अभी इट इज पॉसिबल टू मेक अ जजमेंट अबाउट अ जॉब कंट्रीब्यूशन रिलेटिव टू अदर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होता है कि आप एक जॉब का कॉन्ट्रीब्यूशन पता कर सकते हो। आप अकाउंटिंग की जॉब में, अकाउंटिंग एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हो कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं, है ना, अपने सिंपल रहेगा। देखिए, अब अकाउंटिंग की जॉब है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अकाउंटिंग। अगर किसी कंपनी की अकाउंटिंग गलत जा रही है तो वो कंपनी बहुत जल्दी घाटे में हो जाएगी। इसलिए अकाउंटिंग की जॉब एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होती है और उसके लिए आपको अच्छे से उसकी जजमेंट करनी चाहिए। द रियल टेस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन रिजल्ट इन देयर एक्सेप्टेबिलिटी टू ऑल पार्टिसिपेंट। उसके बाद जब इवैल्यूएट कर लेते हैं तो लोगों से पूछने तो पड़ेगा ना। अब आपने अपने मन से अकाउंटिंग जब 10,000 कर दी, अब जो बंदा अकाउंटिंग काम कर रहा है उसे बताना कितना काम करना पड़ रहा है, और 10,000 वो कह रहा है काम तो आप मुझसे 20,000 का ले रहे हो और सैलरी 10,000 नहीं, तो उनसे भी बात की जाती है कि आपको सैलरी कैसी लग रही है, क्या कम है क्या ज्यादा है ना। अब एडवांटेज बात करें कि एडवांटेज क्या जॉब इवैल्यूएशन, इट सिंप्लीफाइज वेज एडमिनिस्ट्रेशन बाय मेकिंग वेज रेट मोर यूनिफॉर्म। अगर आपके वेज सैलरी पहले से फिक्स होंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और सामने काम करने वाले को दिक्कत नहीं होगी। इसे पता है कि मुझे इतनी ही सैलरी मिलनी है और आपको भी पता है कि इतनी सैलरी देनी है, तो दिक्कत ही नहीं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर वेज नेगोशिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। और इससे क्या होता है कि आप नेगोशिएशन भी कर सकते हो, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर सकते हो। इट हेल्प्स इन फिटिंग न्यू जॉब एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एट द एग्जिस्टिंग वेज स्ट्रक्चर। अब आपने पहले से ही फिक्स कर लिया कि भाई ये अकाउंटिंग की जॉब है, ये जूनियर अकाउंटेंट की है, सीनियर अकाउंटेंट की है, ठीक है, ये क्लर्क की है। आपने सबकी जॉब फिक्स कर दी, सबकी सैलरी फिक्स कर दी, इसकी 20,000 की, 25 की, 30। आपको नया बंदा जॉब के लिए आया तो आपको उसे उससे डिस्कस नहीं करना कि सैलरी कितनी लोगे। उसने बोला जूनियर अकाउंटेंट ही करना, तो आपको पता है कि हमारे जूनियर अकाउंटेंट को 15,000 मिलते हैं, तो आपने उसे बोल दिया कि 15,000 मिलेंगे भाई, तो बस दिक्कत ही खत्म। इट इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ऑन वेज डिफरेंशियल। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है कि भाई चलो सैलरी तो अच्छी मिल रही है। आगे बात करें तो जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस। जॉब इवैल्यूएशन का प्रोसेस देखिए, द फर्स्ट स्टेप
इज अ स्टडी ऑफ द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले जॉब की डिटेल स्टडी होनी चाहिए गाइस। आप किसी जॉब में कितनी सैलरी देनी है ये तभी पता कर सकते हो जब आपको जॉब की पूरी अच्छे से नॉलेज हो। अकाउंटिंग की जॉब है, ठीक है, सुनो, अकाउंटिंग की जॉब है, आपको पता तो होना चाहिए ना एक अकाउंटिंग की जॉब पे जो बंदा काम करता है सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम करता है, कौन कौन से डिफिकल्ट काम करता है। अगर आपको वो सारे काम पता होंगे तभी तो आप कह सकते हो हाँ भाई इतना इंपॉर्टेंट काम करता है, इसे इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। और आपने देखा एक सफाई कर्मचारी की है, मान लो झाड़ू लगाता है, तो आपने कहा इसे झाड़ू लगानी है, वो 4 कमरे में तो लगानी है सुबह, 4 कमरे में शाम को लगानी है, तो इतनी दिक्कत तो है नहीं, 1 घंटे का काम सुबह, 1 घंटे का काम शाम को, तो इसको 10,000 दे देंगे, है ना। तो जब आप पूरे काम को अच्छे से उसका इवैल्यूएशन कर लेते हो तभी आप उसको सैलरी अच्छी दे सकते हो। अगला स्टेप क्या है, इज डिसाइडिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग। दूसरी बात वही कि आप पे किस लिए कर रहे हो, आप उससे काम क्या कराओगे। जॉब तो आपको पता चल गई कि काम कराओगे क्या, दैट इज व्हाट फैक्टर ऑफ फैक्टर प्लेसेस वन जॉब एट अ हायर लेवल इन द जॉब हियरार्की देन अनदर। जो काम के लिए वो आया है, मान लो अकाउंटिंग की पोस्ट के लिए आया है, तो अकाउंटिंग की पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कि जिस पोस्ट के लिए मान लो आया है जूनियर अकाउंटेंट के लिए, तो जूनियर अकाउंटेंट में कितने सारे काम है, तो उन कामों का अगर आपको पता होगा तभी आप उसको सैलरी दे सकते हो। The third step in job evaluation is to select a method of appraising the organization job according to the factor chosen। अगर अप्रेजल भी उसी हिसाब से होता है कि आपने देखा कि जो सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, ठीक है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो उसका वो प्रमोशन करना है, प्रमोशन उस हिसाब से करोगे उस काम को देख के। द फोर्थ स्टेप इज कंपेयर द जॉब टू डेवलप अ जॉब स्ट्रक्चर। और जॉब का कंपैरिजन भी होता है कि कौन सी जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसको सबसे ज्यादा पैसा दे, ठीक है। द फाइनल स्टेप इज प्राइसिंग द जॉब स्ट्रक्चर टू अराइव एट अ वेज स्ट्रक्चर। और आखिरी में जब हमने सब कुछ कर लिया तो हम एक वेज फिक्स कर देते हैं कि इसको इतना देना, इसको इतना देना। जॉब इवैल्यूएशन मेथड। अच्छा, अब जॉब इवैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, तरीके कौन कौन से होते हैं। एक होता है नॉन क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। दोस्तों नॉन क्वांटिटेटिव में एक होता है आपका रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन, दूसरा ग्रेडिंग और जॉब क्लासिफिकेशन, और एक होता है आपका पॉइंट रेटिंग, और एक होता है फैक्टर कंपैरिजन। देखते हैं रैंकिंग मेथड। पढ़ के मालूम चल रहा है कि हर पोस्ट को एक रैंक दे देना, रैंक 1 रैंक 2, है ना। अ कमेटी ऑफ सेवरल एग्जीक्यूटिव इज कंस्टिट्यूटेड। बहुत सारे लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है विच इवेल्युएट्स the job description and rank them in order of importance beginning with the most important job to the least important job in the organization। समझिए 8-10 लोगों की एक पूरी कमेटी बनाई गई, उनसे बोला गया कि भाई देखो ये हमारे पास 8 पोस्टें हैं, अब आप लोग इन 8 पोस्टों के बारे में पढ़ो कि इन पोस्ट में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या टाइमिंग होती है, और बताओ किस पोस्ट को आप क्या रैंक दोगे। तो 8 पोस्ट के बारे में इन सारे लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमें किस में कितना टाइमिंग है काम करने की, क्या क्या काम करना पड़ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट काम करना पड़ रहा है, उसके हिसाब से जो रैंक देंगे 1 2 3 4, और उस हिसाब से क्या होती है सैलरी डिसाइड होती है। कि जो सबसे ऊपर है 1 पे है, मान लो चीफ अकाउंटेंट की पोस्ट 1 पे है, भाई चीफ अकाउंटेंट मतलब सारे अकाउंटेंट के हेड, तो इंपॉर्टेंट पोस्ट तो है, तो उसको सैलरी सबसे ज्यादा मिलेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, पहला होता है ऑब्टेन जॉब इन्फो। सबसे पहले हम जॉब की इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे कि जॉब के अंदर करना क्या पड़ेगा। सेलेक्ट एंड ग्रुप जॉब, उसके बाद जो काम उसके अंदर करना पड़ रहा है, अगर वही काम किसी और पोस्ट में करना पड़ रहा है तो उन सब पोस्टों को, सेम पोस्टों को एक ग्रुप बना देंगे कि ये ग्रुप है 5 पोस्टों का, इन सारी पोस्टों में सेम काम करना पड़ रहा है। अगला सेलेक्ट कंपनसेबल फैक्टर, उसके अलावा एक कंपनसेबल मतलब कि सैलरी सोचेंगे कि ये सारे पोस्टें 5 पोस्टें सेम काम करेंगी तो सैलरी भी सेम होनी चाहिए, तो क्या सैलरी इनकी होनी चाहिए। रैंक जॉब, फिर हम रैंक देंगे कि नंबर 1 पे ये है हमारा चीफ चीफ अकाउंटेंट, नंबर 2 पे हमारा सीनियर अकाउंटेंट, नंबर 3 पे हमारा जूनियर अकाउंटेंट, ना ऐसे पोस्ट देंगे, रैंक देंगे। फिर कंबाइंड रेटिंग, और उसके बाद हम एक कंबाइंड रेटिंग कर देंगे कि भाई इसको इतनी सैलरी, इसको इतनी सैलरी। अच्छा रैंकिंग मेथड, रैंकिंग मेथड के अंदर 3 मेथड होते हैं। पहला यूटिलाइजिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, भाई किसी भी जॉब को आपको रैंक देनी है कि 1 2, तो आप तभी दे सकते हो जब आपको उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पता हो। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब कि वहाँ क्या काम करना पड़ रहा है, क्या टाइमिंग है, क्या क्या काम है, क्या क्या टाइमिंग है, और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज है, अथॉरिटीज है, वो सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप उसे रैंकिंग दे सकते हो। फिर पेयर कंपैरिजन, जब सारे लोग रैंकिंग दे देंगे तो एक पेयर कंपैरिजन होगा, सबकी रैंकिंग पड़ जाएगी किसने कितनी दी। फिर रैंकिंग अलग नंबर लाइन, उसका उन्होंने एक नंबर लाइन पे रखा जाएगा कि 5 लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल 5 लोगों ने चीफ अकाउंटिंग की पोस्ट को नंबर 1 बताया तो उसे ऊपर रखेंगे, 6 लोगों ने जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट को नंबर 2 बताया, तो ऐसे रैंकिंग करके उसको देंगे। अच्छा कुछ देखो हर चीज के मेरिट भी होते हैं, डिमेरिट भी। तो मेरिट पढ़े, वेरी सिंपल मेथड, बहुत सिंपल मेथड होता है ये, और वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव भी माना जाता है। डिमेरिट, डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर इन द नंबर ऑफ जॉब इनकेस। अब जॉब बढ़ेंगी, जब जॉब बहुत सारी बढ़ जाती है तो भाई, अब मान लो आपकी कंपनी में 100 पोस्ट है, 10 लोग आने बैठा चेक करने के, 10 लोग 100 पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो भाई दिक्कत होती है ना बहुत ज्यादा। रैंक जजमेंट आर सब्जेक्टिव। अब 10 लोग हैं, अब 10 लोगों ने मान लो
10 में से 6 लोगों ने जूनियर पोस्ट को अच्छा बता दिया कि जूनियर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसे ज़्यादा सैलरी दो, और सीनियर को कम बताया। ये सीनियर तो सीनियर है ना, उसे सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि पोस्ट उसकी बड़ी है, काम के बेसिस पे नहीं कर सकते ना। तो हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो वो भी दिक्कत देती है। रैंकिंग जॉब नीड टू बी रिपीटेड ईच टाइम व्हेन न्यू जॉब एंटर इन द फर्म। और भाई मान लो कोई न्यू जॉब आपने रखी, और पहले आपके ऑफिस के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं था, आपने एक नया फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया, अब वहां भी नई पोस्ट रखोगे तो दोबारा से रैंकिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा भी दिक्कत होती है। और गाइस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से अच्छे समझ लीजिए, कि बुक से रीडिंग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात करें जॉब ग्रेडिंग के बारे में। दिस मेथड इज कंसिडर एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रैंकिंग मेथड, कि रैंकिंग मेथड में कुछ कमी मानी गई, इसलिए इस नए मेथड को लाया गया जॉब ग्रेडिंग को। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। इसके अंदर कौन कौन स्टेप होते हैं? पहला, स्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉब क्लास और ग्रेड। इसके अंदर जॉब क्लास को ग्रेड देते हैं। ग्रेड मतलब आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट एग्जाम में के जो पोस्ट होती हैं उनमें ग्रेड होता है, ए ग्रेड की जॉब, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की। डेफिनेशन ऑफ ईच ग्रेड, फिर हम हर ग्रेड को डिफाइन करते हैं कि अगर हमने इस जॉब को ए ग्रेड दिया तो मतलब ए ग्रेड का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है कि भाई अच्छी फैसिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया, अच्छी आपको टाइमिंग मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल जॉब अकॉर्डिंग टू हाउ वेल देयर कैरेक्टरिस्टिक मैचेस विद दोज ऑफ डिफरेंट ग्रेड डेफिनेशन। उसके बाद हम हर एक जॉब को डिफाइन करते हैं कि जॉब में क्या करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको ए ग्रेड दिया है, ठीक है। अगला है मैरिट और डिमेरिट। इसके भी मैरिट डिमेरिट देख लीजिए, ये भी सिंपल है यूज करने के लिए। और द ग्रेड और स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द जॉब, देयरफॉर न्यू जॉब कैन बी क्लासिफाइड मोर इजीली देन द रैंकिंग मेथड। और दोस्तों देखो, रैंकिंग में तो आपने 1 2 3 4 दे दिया, कोई नई पोस्ट आएगी और वो आपको 2 रैंकिंग की लग रही है, तो जो पहले में 2 पे थी उसको हटाना पड़ेगा, इसे 2 पर रखना पड़ेगा, और जिसको हटाया उसे कहाँ रखोगे, तो दिक्कत होती थी। यहाँ पे ग्रेडिंग है, अगर आपको मान लो कोई नई पोस्ट आई, उसे बी ग्रेड देना है, तो उसे बी में रख दो, है ना, कि ये भी बी ग्रेड के लायक है, तो यहाँ पे किसी को हटाना नहीं है, उसी में इसे भी रख सकते हो आप। डिमेरिट, क्लासिफिकेशन जजमेंट आर सब्जेक्टिव, वही है, अगर क्लासीफाई करोगे तो जजमेंट तो हो गई, अब किसी को अच्छी लग रही, किसी को अच्छी नहीं लग रही, कुछ आ रहा नहीं, इसे ए में क्यों रखा है, इसे बी में रखो। सम जॉब्स में अपीयर टू फिट इन मोर देन वन कैटेगरी। अब कोई जॉब है जो ए के लायक भी है, बी के लायक भी है, सी के लायक भी है, अब उसे हर जगह थोड़ी रख सकते हो आप। पॉइंट मेथड, इट इज वाइडली यूज मेथड, सबसे ज्यादा यूज होता है पॉइंट मेथड। इसमें क्या होता है, जॉब्स को पॉइंट में दिया जाता है। इट अलॉन्ग विद फैक्टर कंपैरिजन इन्वॉल्व अ मोर डिटेल क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिक अप्रोच टू द मेजरमेंट ऑफ जॉब वर्थ। इसमें तो जॉब को लोग बैठते हैं और पॉइंट देते हैं, कि इसको 5 पॉइंट देते हैं, इसको 10 पॉइंट देते हैं, जिसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं उसको उस हिसाब से सैलरी मिलती है। अंडर दिस मेथड क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट जॉब इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स मैट, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट, जिसको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसी को शायद आपको सैलरी मिलती है। ईच जॉब इज अवॉर्डेड पॉइंट फॉर ईच फैक्टर, और हर जॉब को हर फैक्टर के हिसाब से, उस जॉब के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को देख के पॉइंट मिलते हैं, यानी कि हो अकाउंट्स को सुना तो बहुत सारे पॉइंट दे दे, नहीं, उसके सारे हम पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे उसके हम सारे फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उसे पॉइंट देंगे। अच्छा, फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्किल, उसके अंदर स्किल क्या क्या चाहिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेंगी। तीसरा एफर्ट, कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे। और चौथा वर्किंग कंडीशन, काम करना कैसे कंडीशन में। इन चारों फैक्टर को पढ़ने के बाद ही हम पॉइंट देते हैं। पॉइंट मेथड के मेरिट क्या है? इट इज मोर एनालिटिकल एंड डील विद जॉब फैक्टर, इसे फैक्टर पे बेस होता है। इट कैन बी अप्लाइड इन वाइड रेंज ऑफ जॉब, बहुत सारी जॉब से आप अप्लाई कर सकते हो। इट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू न्यूली क्रिएटेड जॉब, और जो नई जॉब आप क्रिएट करोगे उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। डीमेरिट, द पे फॉर ईच फैक्टर इज बेस्ड ऑन जजमेंट डेटा सब्जेक्टिव। देखो हर जगह सब्जेक्टिव मतलब यह है कि सब्जेक्ट तो कोई ना कोई उठा ही सकता है, विरोध कर सकता है ना, विरोध की विरोधियों की तो कमी है ही नहीं। अगला, द स्टैंडर्ड यूज फॉर डिटरमाइनिंग द पे फॉर ईच फैक्टर में हैव बिल्ट इन बायसेस दैट वुड इफेक्ट सर्टेन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, फीमेल और माइनॉरिटी। और बायसनेस की भी यहाँ पे कमी, बायसनेस की बात हो सकती है, मतलब हो सकता है कि आप ने किसी पोस्ट को, आपको खुद को अच्छी लगती है वो पोस्ट, तो आपने से ज़्यादा पॉइंट दे दिए हो, है ना, बायस हो गए हो, तो यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है। फैक्टर कंपेरिजन मेथड, दिस डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब टू बी इवैल्यूएटेड इन रिलेशन टू मॉनेटरी स्केल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉनेटरी स्केल है कि उस जॉब की फॉर्थ देखो कि कितनी आपको आपके मन से लग रहा है कि हाँ भाई इसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा सैलरी दो। इट इज ऑफर यूज फॉर इवेल्यूटिंग वाइट कॉलर, ये जो होता है ना फैक्टर कंपैरिजन, ये वाइट कॉलर मतलब ऑफिस वर्कर के लिए, प्रोफेशनल के लिए, मैनेजर पोजीशन के लिए यूज होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग पॉइंट मेथड, रैंकिंग और पॉइंट मेथड का कॉम्बिनेशन है फैक्टर कंपैरिजन मेथड। इसके मेरिट क्या है? द वैल्यू ऑफ द जॉब इज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म, यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में होता है कि जो वैल्यू पैसों में लो। कैन बी अप्लाई टू वाइड रेंज ऑफ जॉब, इसे भी बहुत से जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। कैन बी अप्लाई टू न्यूली क्रिएटेड जॉब, ये भी नई क्रिएटेड जॉब पे अप्लाई हो सकता है। डीमेरिट, द पे फॉर ईच फैक्टर इज बेस्ड ऑन जजमेंट, वही सब्जेक्टिव वाली बातचीत है ना, इसके अंदर भी आपकी बायसनेस देखी जा सकती है।
अब आखिरी पॉइंट देखें तो लिमिटेशन। अब देखो कुछ लिमिटेशन भी है, इसकी कमियां भी होंगी। इट इज नॉट फुली ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक, देयर इज अ कंटीन्यूअस ऑब्जेक्टिव जजमेंट एंड ह्यूमन एरर। अब इंसान ही कर रहा है तो इंसान से गलतियां तो होती हैं, तो यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। इट मेक्स वेजेस सैलरी स्ट्रक्चर इनफ्लेक्सिबल फ्रीजिंग। देखो यहाँ क्या होता है, आपने वेजेस सैलरी फिक्स कर दी कि यही देंगे, तो यहाँ पे कोई भी आपके चांस नहीं बची क्या करने के, नेगोशिएशन करने की। भाई वर्कर आपसे बात करेगी सर थोड़ी बढ़ा दो, है ना, नहीं, आपने फिक्स कर दी तो वही रहेगी। इट इज नॉट वेल सुटेड टू डिटरमाइन द रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब। और जरूरी नहीं कि अगर आपने किसी पोस्ट की सैलरी 15 बताई तो 15 ही हो, क्या पता वो 20 की पोस्ट हो, 25 की हो। मान लो आपने तो अपनी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी 25,000 रख दी, आप कहते 25 तो बहुत रख दी हमने, लेकिन बाहर कंपनियों में उसी की 30,000 मिल रही है, 35 मिल रही है, तो जरूरी नहीं ना कि आपने रखा वो सही हो। Some methods are difficult to understand. Workers and trade unions often oppose it. They fear that it will do away with collective bargaining or further settlement of wage rate. और इससे क्या होता है ना, वर्कर जो होते हैं, ट्रेड यूनियन जो होते हैं, उन्हें डर रहता है कि अब हम लोग अपनी बात रख नहीं पाएंगे, कि अब ये लोग जितनी सैलरी देंगे उतने में ही काम करना पड़ेगा, हम लोग आपस में बैठ के मोल भाव नहीं कर सकते कि सर थोड़ी बढ़ा दो, है ना। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम था जॉब इवेल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को शेयर कर देना गाइज, ठीक है, लाइक कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।